हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ वो रेलवे में जॉब करते हैं, जो कि आप लोग सभी को जानते हैं। वो है विक्की जी हैं, विक्की राज रेलवे, इनका यूट्यूब चैनल भी है साथ में। तो चलिए उनसे कुछ बात करते हैं कि वो रेलवे में किस टाइप का तैयारी करते थे। जब वो तैयारी करते थे तो उनका टाइमिंग आवर्स क्या था, वो कितने घंटे पढ़ते थे, या फिर अपने किस टाइप से वो गवर्नमेंट जॉब लिए हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए उनसे आपको मिलाते हैं। तो आप अपने बारे में सबसे पहले बताइएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्की कुमार है और मैं अभी रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक 1 पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में है। और सबसे पहले मैं मनीष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे इंटरव्यू के लिए इतनी दूर से हुआ है, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा, तो और पूछना चाहते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मतलब तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है कि मैं अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे पास ITI वगैरह कुछ नहीं है। और रेलवे ग्रुप डी में आपको ITI की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ग्रेजुएशन है, मैट्रिक, इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन हमने किया है साइंस बैकग्राउंड से। ग्रेजुएशन मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स है, BSc। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तो दोस्तों, मेरा क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है कि मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे पापा प्राइवेट में ही फिलहाल जॉब करते हैं 8-10 हज़ार के मंथली पे। हमारे फैमिली बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं है और सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ, तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। तो बस यही है। अच्छा, जॉब लगने के बाद और अभी में आपके अंदर क्या अंतर आया है? तो जॉब लगने के बाद क्या पहले और अभी में ये अंतर काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ अच्छा फील होता है और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। आप क्या है कि बहुत कुछ आपकी फैमिली ग्राउंड बाकी अच्छा हो जाता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि आपके पास एक जॉब होती है, सैलरी भी मिल जाती है, तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं फ्यूचर में। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, आप ट्रैक मेंटेनर वहाँ पे पोस्ट पे हैं, तो ट्रैक मेंटेनर पोस्ट का मतलब कि क्या काम है वहाँ पे? तो ट्रैक मेंटेनेंस पोस्ट में क्या है कि बहुत सारे वर्क होते हैं। आपको क्या है कि सबसे पहले आपको उसमें बहुत सारे ड्यूटी होते हैं। 8 घंटा का ड्यूटी होता है, उसमें 1 या 2 घंटा रेस्ट दिया जाता है गर्मी टाइम के हिसाब से। और उसके बाद क्या है कि आपको नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी होती है, डे ड्यूटी भी होती है, गैंग ड्यूटी भी होती है, और उसका थ्रू पैकिंग होता है। बहुत सारे काम है, कुछ काम लेबर के थ्रू किया जाता है, कुछ काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो काम के लिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फिजिकल वर्क उसमें ज़्यादा है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप उसमें जॉब हो जाता है, तैयारी करते रहे, फिर आगे आप तैयारी करें और आगे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अच्छा, जब आप तैयारी करते थे तो उस समय का आपका मतलब क्या टाइमिंग आवर्स था, कब से कब पढ़ते थे, वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ, तो टाइमिंग आवर मेरा क्या था कि हम सुबह में तो खैर उतना सुबह में उठ के कभी हम पढ़ते नहीं थे, हम रात को ही पढ़ते थे ज़्यादा देर तक, 11 बजे तक 12 बजे पढ़ते थे, फिर सुबह थोड़ा लेट से उठते थे। और उसके बाद दिन में हम पढ़ाई का कोई खैर टाइमिंग होता नहीं है। आपको जब टाइम मिले आप पढ़ सकते हैं। आपके अंदर पढ़ाई का अगर जज्बा अगर आ जाता है कि नहीं मुझे ये जॉब लेना है और निकालना है हर हाल में, तो आपके अंदर कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता, आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। चाहे आप बस में सफ़र कर रहे हो तभी आप मोबाइल में PDF रखिए, वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए। हम भी वही करते थे, कभी भी आप कर सकते हैं। साइकिल से आप कहीं आप जा रहे हैं कोचिंग क्लास करने, तो माइंड में रिमाइंड में होता था कि नहीं ये सवाल हमारा क्या रिवीजन किया, उसको रिवीजन हम करते रहते थे। बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, अब जितना आपके ऊपर डिपेंड है उतना पढ़े, टाइम को एडजस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बुक कौन कौन सा, मतलब कि जैसे कि रेलवे के लिए बुक कौन कौन सा फॉलो करते थे आप? बुक के लिए मैं तो खैर SSC स्पेशलिस्ट था, मैं स्पेशल SSC की तैयारी करता था। तो SSC के हम बहुत सारा वो कोचिंग जब हम पढ़ते थे तो हमने कोचिंग से जुड़ा SSC रेलवे की भी तैयारी करने लगा। तो सर हमको वहाँ पे बुक में RS अग्रवाल की मैथ पढ़ाते थे सर, और कुछ ट्रिक बेसिस पे पढ़ाते थे वो। और फिर साइंस के लिए वो SPD का जो साइंस था वो पढ़ाते थे GK। और उसके बाद वो यूनिक का भी एक सामान्य निदान आता था, वो भी सर पढ़ाते थे, उससे कुछ होमवर्क देते थे। लूसेंट से भी पढ़ाते थे, और स्कोरर भी एक रेलवे का स्कोरर बुक है वो भी पढ़ाते थे। और उसके साथ साथ हम लोग को सर वो कुछ क्वेश्चन सेट भी देते थे बनाने के लिए, क्लास में क्यूज होता था और उसके साथ वो सर क्यूज करते थे वो। अच्छा, आप ऑनलाइन सेट देते थे या ऑफलाइन सेट देते थे? हाँ, सेट तो हम दोनों देते थे, क्योंकि आपको दोनों जरूरी है आपके लिए। ऑनलाइन भी जितना जरूरी है उतना ऑफलाइन भी जरूरी है। ऑफलाइन क्या है कि आप प्रीवियस ईयर का सेट ऑफलाइन लगा सकते हैं, और ऑनलाइन क्या है कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी आप मान लीजिए एग्जाम देते हैं, आपका सारा एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप ऑनलाइन भी टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देते थे। अभी तक मतलब कितना ऑनलाइन सेट या ऑफलाइन मिला के कितना टोटल दे दिए हैं? टोटल क्या है कि वो कभी तो उतना याद नहीं है, लेकिन हाँ हम डेली नहीं दे पाते थे, क्योंकि एक टेस्ट को आप देते हैं ऑनलाइन। हम टारगेट था मेरा कि एक दिन ऑनलाइन टेस्ट दे, एक दिन ऑफलाइन टेस्ट दे। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या कि ऑनलाइन टेस्ट को आप पूरा बना लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं एनालिसिस करते थे, कितना मेरा सवाल गलत रहा, कितना मेरा सही हुआ, उसका एनालिसिस करना जरूरी होता है। और लास्ट में उसको पढ़ना भी पड़ता है, जो आपका सवाल छूट गया नहीं बना उसको जरूर बनाएं। तो ये इसमें हमको एक दिन टाइम लग जाता था, तो एक दिन अल्टरनेट मेरा हो जाता था, एक दिन कभी लेट भी हो जाता था। तो ये कोई जरूरी नहीं आप डेली सेट लगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक दिन गैप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बहुत होता है कि बहुत स्टूडेंट है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, तो उसके बारे में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, उसके बारे में? हाँ, तो ये सवाल काफ़ी अच्छा इनका है। वो बहुत लड़कों के मन में ये ज़्यादा आता रहता है, क्योंकि मोटिवेशन और डिमोटिवेशन ये दो एक पहलू होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं।
इसमें क्या है कि आपको आदमी अगर मोटिवेशन भी अगर हो जाए तो अच्छी बात है, डिमोटिवेशन हो जाए तो लड़का और दूसरे ट्रैक पर चला जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में। क्या है कि देखिए, जॉब तैयारी अगर आप कर रहे हैं अच्छे से तो आपको जॉब कोई नहीं छीन सकता आपसे, कब आपको जॉब लगना ही है। आपके अंदर क्या है कि आप सोचिए हमेशा कि नहीं मुझे जॉब हर हाल में ये ले लेना है, और आपको तैयारी करते रहना है। आपके पास देखिए, आप सोचते रहिए कि हम नहीं, हमारे फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ख़राब है, हमको आगे चलना है, लोगों से आगे निकलना है, भीड़ से आगे निकलना है, तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो हमेशा मोटिवेट रहिए। आगे क्या होगा फ्यूचर में मत सोचिए, पहले आप रिटर्न एग्जाम निकालिए, मेडिकल में पहुंचिए, फिजिकल दीजिए। वहाँ क्या होगा, हम जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पैर में ये प्रॉब्लम है, मेडिकल में ये प्रॉब्लम है, दौड़ नहीं कर सकते हैं। ये सब सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। आप वहाँ तक पहले पहुँचिए तो सही, एग्जाम दीजिए, पहुँचिए, वहाँ पर बहुत सारे इसका सोल्यूशन होता है, वहाँ सोल्यूशन इसका निकल जाएगा। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप पहले तैयारी कीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा, क्या टेंशन है इसमें। अच्छा, बोल रहे कि जब आप ज्वाइनिंग किए थे तो आपका फर्स्ट सैलरी कितना था? जब आप फर्स्ट आपका जो सैलरी था इनिशियल वाला। फर्स्ट सैलरी तो सबसे पहले तो लड़का लोग जो ज्वाइनिंग किया तो उसका लगभग 58,000 के आसपास आया था। 58,000, क्योंकि 2 या 3 महीना तो कोई मंथ को जोड़ कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे 25,000 करके आने लगा सबको सैलरी। अच्छा, जब आप रेलवे में जॉब लिए उसके लिए आपको कितने साल, मतलब कितने वर्ष तैयारी करने पड़े हैं? तैयारी के लिए क्या है कि हम जो मेरी तैयारी 2017 से मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि उस समय मेरा ग्रेजुएशन हम मैथमेटिक्स का क्लास करते थे। तो 2017 से हम मेन स्टार्ट मेरा हुआ था। 17 से 17, 18 और मेरा 19 में ज्वाइनिंग हो गया था। कम से कम 2 साल लग गए तैयारी करने में। तो आपको कम से कम 2 साल तैयारी करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपका ज्वाइनिंग से लेके जब आप तैयारी करते थे, तैयारी से लेके और जब आप एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद से ज्वाइनिंग प्रोसेस में कितना समय लग गया? तो इसका प्रोसेस क्या हुआ कि ये हमारे लिए कि इस बार जो रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया था 2018 में, ये सबसे फास्ट प्रोसेस हुआ। क्योंकि मार्च में इसकी वैकेंसी आई थी और एग्जाम जुलाई से शुरू हो गया था, जुलाई अगस्त से। तो हमारा एग्जाम तक खैर अक्टूबर में हुआ था, और अक्टूबर से लेके अगले साल सितंबर में हमारी ज्वाइनिंग हो गई। तो उसमें सारा प्रोसेस हो गया था, आपको फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, डीबी हो गया, सारा प्रोसेस हो गया था उसमें। तो ये हमको लगता है रेलवे के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतना फास्ट प्रोसेस हुआ है। इससे पहले हमको नहीं लगता कहीं फास्ट प्रोसेस हुआ होगा, और ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही प्रोसेस आगे करते भी रहना चाहिए रेलवे सरकार को। तो देखते आगे क्या होता है फिर। अच्छा, तो मेडिकल में मतलब कि फिजिकल के बाद मेडिकल का बीच में कितना माने टाइम लगा था? फिजिकल मेडिकल में मत समझिए, 1-2 महीना, 2 या 3 महीने का टाइम मिलता है इसमें बीच में आपको। तो हर 2 महीने 3 महीने पर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ ही जा रहा था, क्योंकि 1 साल के अंदर सारा प्रोसेस हो गया। तो इसमें आपको जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस हो रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो ये हो जाता है, थोड़ा सा डिले हो रहा है अभी। तो 1-2 महीना टाइम आपको मिल जाता है, 2 महीना 3 महीना आपको मिल जाता है टाइम। फिजिकल के लिए आप कुछ मतलब तैयारी करते थे क्या फिजिकल के लिए? हाँ, फिजिकल के लिए क्या है कि हम रनिंग करने, जब मेरा फिजिकल का जब आ गया था, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट आ गया था ग्रुप डी में, रिटर्न मेरा क्लियर हो गया, रिजल्ट फाइनल आ गया था, रिजल्ट का रिटर्न का पीटी का। तो हम सोचे कि चलो मेरा हो गया, तो हम तैयारी करते दौड़। तो फिजिकल हम जाते थे हमारा स्टेडियम में तैयारी करने, वहाँ पे दौड़ने भी जाते थे। उससे मेरे पैर में थोड़ा सा मूंछ भी आ गया था, और वजन भी, कुछ लड़के लोग आते थे, बहुत सारे लड़के लोग वहाँ तैयारी कर रहे थे। आपको उस टाइप के लड़के मिल जाएंगे रेलवे से रिलेटेड जो तैयारी करते हैं। तो उन लोगों का भी सिलेक्शन था, पीटी क्लियर हो गया था। उसी के साथ हम लोग तैयारी भी करते थे। तो वजन उठा के प्रैक्टिस करते थे, बोरा सबका था 35 किलो बालू उसमें रख के, तो वो सब करते थे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टाइम आपको काफ़ी मिलता है, 4 मिनट 15 सेकंड मिलता है आपको। तो उसमें आराम से 1 किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बोल रहे कि ट्रैक मेंटेनर पोस्ट जो है अभी आपका, इससे आपका प्रमोशन का आगे में क्या स्कोप है? मतलब कैसे प्रमोशन होगा, या फिर किस पोस्ट में प्रमोशन होगा? इसका प्रमोशन का क्या है कि 2 इसका तरीका है। एक प्रमोशन आप जीडीसी या एलडीसी के थ्रू जा सकते हैं, और एक प्रमोशन आपका कैटेगरी के हिसाब से। जैसे मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं दे रहे, आप मतलब परमानेंट उसमें जॉब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे प्रमोशन होता है। लेकिन प्रमोशन का एक रूल होता है कि एक पोस्ट पे आपको 2 साल वर्क करना पड़ेगा। जैसे ट्रैकमैन 4 अब मेरा भी पोस्टिंग है, तब 2 साल इस पर मेरा जॉब हो जाएगा ज्वाइनिंग, उसके बाद हमको प्रमोशन दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन खाली होने से सीनियर बेस्ट होता है, हमसे जो सीनियर हो गए उसी को प्रमोशन दिया जाएगा। उसका बाद मेरा नंबर आएगा तो मेरा डेट ऑफ बर्थ से और सीनियर बेस्ट से वो किया जाता है। इसके बाद आपको एग्जाम के थ्रू, जीडीसी के थ्रू आप अच्छा खासा मतलब आप अच्छा पोस्ट ले सकते हैं। ऐसे आप क्या है कि वो हम लोग जैसे प्रमोशन के थ्रू अगर सिंपल जाएंगे तो उसमें आपको ट्रैकमैन 4 से 4 बनेगा, 3 बनेगा, ट्रैकमैन 2, ट्रैकमैन 1, उसका जेई बनेंगे, जूनियर इंजीनियर। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट जेई का, बीटेक का डिप्लोमा है तो आप डायरेक्ट जेई का फॉर्म भर के जेई बन सकते हैं, आपको ट्रैकमैन में बनने का कोई जरूरत नहीं है। फिर जेई के बाद एसएसई होता है, एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, फिर आगे से प्रोसेस बढ़ते रहता है। लेकिन आप क्या है कि आप जीडीसी के थ्रू करते हैं तो आपको इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। आप इसमें टीटी बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स गार्ड्स बन सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऑफर होता है। लेकिन इसका कि अभी क्या है कि आपके वो जोन वाइज निकलता है। अब भुवनेश्वर जोन में आपको उसका निकलता है वैकेंसी, तो उसमें डिपार्टमेंटल के थ्रू होता है, उसमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं होता है, आपको ज़्यादा चांसेस मिलता है, अब जल्दी उसमें लोग निकल भी जाता है। लेकिन उसका वैकेंसी थोड़ा लेट आता है, कभी कभी 2 साल, कभी कभी 3 साल भी हो जाता है। तो ये इस तरह से आप प्रमोशन उसमें ले सकते हैं। अच्छा, इस बार आप एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किए हैं क्या? हाँ, एनटीपीसी का फॉर्म हमने अप्लाई किया। जब हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ था तभी एनटीपीसी का फॉर्म आ गया था, तो हम एनटीपीसी का भी डाल दिए थे, और रेलवे ग्रुप डी का जो नया 2019 का था वो भी हम डाल दिए थे। तो वो खैर कम चांसेस है, उसको हम देने साथ हो सकता नहीं हम जाएंगे।
लेकिन एनटीपीसी का हम इलाहाबाद बोर्ड से ही डाले हैं। तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा खासा गया। जनवरी में मेरा सेकंड फेज में एग्ज़ाम था, तो हमने 78 अटैम्प्ट किया उसमें। काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा जा रहा है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, एग्जाम क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए एग्जाम में, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, एग्जाम अच्छे से दीजिए। आप रेलवे ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर पोस्ट का सैलरी के अलावा आपको क्या क्या सुविधा मिलते हैं? तो सैलरी के अलावा अगर बहुत सारा सुविधा दिया जाता है। इसमें क्या है कि आपको पास पीटीओ भी मिलता है, जिसमें 3rd AC का पास मिलता है, और इसके अलावा आपको चाइल्ड अलाउंस भी दिया जाता है। आपके वाइफ को उसके भी बहुत सारा उसके भी पास भी मिलता है। आपके बच्चे जो भी है पढ़ाई करते हैं उसको भी कुछ पैसा दिया जाता है, अलाउंस। उसके अलावा आपको टीए भी मिलता है। अगर आप कहीं और स्टेशन पर ड्यूटी करना चाहते हैं, 8 या 10 किलोमीटर से ज़्यादा आप ड्यूटी करते हैं, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टीए 70%, 50%, ये 70% या 100% आपको टीए मिलता है। उसके अलावा आपको वो फेस्टिवल बोनस भी मिलता है। आपको हर दुर्गा पूजा में आपको बोनस मिलता है। उसके अलावा आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलता है 5000 आपको हर जुलाई में आपको मिलता है। उसके अलावा आपको इंक्रीमेंट भी होता है हर साल, हर जुलाई में आपको कुछ इंक्रीमेंट भी होता है, आपको सैलरी बढ़ते रहती है। तो यही सारी सुविधाएं मिलती है उसमें। अच्छा, जो लोग स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जो लोग रेलवे का अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी तैयारी करते रहें, और एक बार ठान लें कि नहीं मुझे हर हाल में ये जॉब क्रैक कर लेना है, तो आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे तरह ही कुछ लोग कलेक्टर होते हैं, डीएम बनते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसे स्टाफ बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। तो वो लोग क्या है कि आप ही की तरह हमारे तरह ही कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, तो वो लोग मेहनत करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। आपको बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो थोड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। हम भी उस समय तैयारी करते थे, तो इनके थ्रू भी हम काफ़ी सपोर्ट लेते थे। जब हमारे पटना में कभी कभी एग्जाम देने जाते थे तो ज़रूर इनसे मिलते थे, और ये साइंस क्लास उस समय पढ़ाते थे, तो इनका PDF के थ्रू भी हम इनसे लेते थे, और PDF हमको ये सेंड भी करते थे व्हाट्सएप वगैरह पे। तो काफ़ी इनसे मैंने हेल्प लिया है। आप लोग भी इनके सपोर्ट में रहें, आप लोग भी इनका सपोर्ट करें, और क्या है कि आप लोग इनसे भी कॉन्टेक्ट में जुड़े रहें, और आप लोग को भी इनसे काफ़ी मदद मिलेगी, और आप लोगों के भी ग्रुप डी में काफ़ी आपको अच्छा रहेगा और फ़ायदा भी मिलेगा आपको। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2018 में रेलवे का वैकेंसी आया था, तो उस समय जब रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय हमारा स्टूडेंट जो थे लगभग 70 से 80 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि मैं उस समय साइंस पढ़ाया था। धीरे धीरे मैं सभी का इंटरव्यू लेके आऊँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, अभी VKG कर ले रहे हैं, धीरे धीरे उन सभी का भी लेंगे। और अभी ये रेलवे में जॉब करते हैं, आपका भी 100% सिलेक्शंस हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में। आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो करें, और हमारे चैनल को प्लेलिस्ट को जाके आप चेक कीजिए। मैं वहाँ पे 30% कवर कर दिया हूँ, साइंस का वीडियो है, धीरे धीरे पूरा कवर कर दूंगा। और अभी मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, तो अब मैं ऑनलाइन रिसेंटली आया हूँ, तो आप हमें भी सपोर्ट करें। अच्छा, आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि आप किसे योगदान देना चाहते हैं? आप जो रेलवे में जॉब पाए हैं उसके लिए किसे योगदान देना चाहते हैं? तो इसका योगदान तो हमारे बहुत सारे लोग हैं इसमें, जितने हमारे करीबी थे। सबसे पहले मैं अपना योगदान अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा, और नाना जी भी बहुत सारे सपोर्ट किए, हमारी वाइफ भी, जो हम शादी से अभी हो गया है मेरा, तो काफ़ी सपोर्ट की है। और शुरू में जब पढ़ाई हम नहीं करते थे, गलत ट्रैक पे भी जाते थे, ये हमको बोलती थी पढ़ाई कीजिए, और हमको जॉब लेना था और शादी करना था, इसलिए हमने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, इधर से भी घर का प्रेशर था। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे टीचर भी हैं जिनसे हम सपोर्ट लिए, पढ़ाई किए, तो सबका मैं उनका योगदान है, और सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में मनीष जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इनसे भी मैंने बहुत सारा सपोर्ट लिया। और काफ़ी आपके करीबी जितने भी दोस्त लोग हैं, सबका योगदान आपके लाइफ में होता ही है। जो भी आपके जो सपोर्ट करते हैं, जो भी आपकी मदद करते हैं पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में, तो उसका योगदान आपके लाइफ में होता ही है। तो हमारा साथ भी वैसा ही हुआ है। धीरे धीरे मैं इसी टाइप से आप लोग को इंटरव्यू भी लेते आऊँगा, और एडुकेशन के साथ साथ ये सब वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट इससे कुछ मोटिवेट हो सकते हैं। और जस्ट कुछ दिन बाद ही मैं BPSC में एक सिलेक्टेड है, एक स्टूडेंट है, जिनका मैं इंटरव्यू आपको लेके आऊँगा, तो उनसे मैं मिलाऊँगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, या ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ, या आप इससे थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो कि विक्की जी का रियल लाइफ के बारे में कुछ उनका क्वेश्चन पूछना है हमसे, उनके बारे में हम उनसे बात करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।